नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसके हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आस पास कहीं भी हो सकता है शैतान। जिसने मासूमों का बहाया खून, जिसने बनाया था मुंबई को दहलाने का प्लान, उस शैतान का होने वाला है हिसाब तमाम। भारत के खिलाफ रची थी जिसने सबसे बड़ी साजिश, मुंबई हमले के सबसे बड़े गुनहगार को अमेरिका से हिंदुस्तान लाने की हो गई है तैयारी। मुंबई को दहलाने का प्लान बनाकर वो हमले से ठीक 5 दिन पहले हिंदुस्तान को छोड़कर भाग गया था। उसकी नापाक साजिश ने कई मासूमों का खून बहाया, लेकिन कहते हैं ना कि हर गुनाह का हिसाब होता है। और अब इस आरोपी की बारी है उस हमले का हिसाब देने की जिसने हिंदुस्तान को सबसे बड़ा दर्द दिया था। नाम तहव्वुर राणा, गुनाह मुंबई हमले की साजिश। तहव्वुर राणा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। मुंबई 26/11 में हुए आतंकी हमले का जख्म देकर यह शैतान भारत की पकड़ से दूर था। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से भारत इस शैतान के प्रत्यर्पण की कोशिश में था, लेकिन पिछले 16 सालों से भारत इसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही अमेरिका की सत्ता बदली, भारत के लिए एक उम्मीद जगी। उम्मीद रंग भी लाई। अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया। कसाब का हिसाब पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन कसाब के अलावा 2 और नाम सामने आए थे, जिसमें एक नाम तहव्वुर राणा का था और दूसरा डेविड कोलमैन हेडली का। डेविड कोलमैन हेडली ने ही खुलासा किया था कि मुंबई में हमले से पहले तहव्वुर राणा ने रेकी की थी। इसके लिए वो 5 बार भारत भी आया था। हमले की जगह की रेकी करके राणा ने ही मुंबई हमले को फाइनल किया था, और इस पूरी साजिश में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। अमेरिका से प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होने के बाद एनआईए जल्द अमेरिका जा सकती है इस शैतान को हिंदुस्तान लाने के लिए। मुंबई पे हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा बेहद शातिर था। उसे पता था कि अगर वो भारत आता है तो उस पर कोई भी शक करेगा। यही कारण था कि तहव्वुर राणा जब जब भारत आता था वो अपने परिवार को साथ रखता था, ताकि उस पर कोई शक ना करे। यहाँ तक कि एक बार तहव्वुर राणा अपने परिवार के साथ उसी ताज होटल में ठहरा था, जिसे बाद में आतंकी कसाब ने अपना निशाना बनाया था। तहव्वुर राणा का जन्म 1961 में पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। राणा पाकिस्तानी फौज में डॉक्टर था, लेकिन उसे कैप्टन का पद मिला हुआ था। 1997 में तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना से इस्तीफा देकर पूरे परिवार के साथ कनाडा में सेटल हो गया था। 4 साल बाद 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता भी मिल गई। तहव्वुर राणा अपनी एक इमिग्रेशन कंपनी भी चलाता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात डेविड कोलमैन से हुई, जिसे वो पहले से जानता था। डेविड हेडली के बारे में कहा जाता है कि वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हैंडलर था, और पाकिस्तान की आईएसआई ने इन दोनों को मुंबई हमले के लिए तैयार किया था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए तहव्वुर राणा ने भी प्लान बनाया था। तहव्वुर राणा ने अपनी इमिग्रेशन सर्विस, जिसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस था, उसकी ब्रांच भारत के तमाम शहरों में खोली, ताकि वो भारत आसानी से आया जा सके। इसके अलावा उसने अपने इस इमिग्रेशन सर्विस का एक दफ्तर मुंबई में भी खोला, ताकि मुंबई में जो वो आतंकी मंसूबों को अंजाम देना चाहता है, उसके लिए उसे एक ठिकाना चाहिए था, और ये ठिकाना था
उसी की इमिग्रेशन सर्विस का दफ्तर, जिसकी आड़ में उसने अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। मुंबई पर हमला पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। भारत में आसानी से एक्सेस के लिए तहव्वुर राणा ने दुनिया भर में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस के दफ्तर खोले थे। वजह थी तहव्वुर राणा भारत में आसानी से कहीं भी जा सके, उसे कोई दिक्कत ना हो। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा ने अपनी इमिग्रेशन सर्विस का एक दफ्तर मुंबई में भी खोला था। फिलहाल अमेरिका के कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है और अब इतना तय है कि जल्द ये शैतान वो राज हिंदुस्तान के सामने खोलेगा जो पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। 100 सवालों के साथ काली कमाई का किंग खोलेगा अब कई राज। सिपाही से अरबपति बनने की वो कहानी जिसमें हैं कई किरदार। असली गुनहगार फंसा है अब कानून के शिकंजे में। इतना तय है कि कई रसूखदार उसके जवाबों से होंगे बेनकाब। सौरभ शर्मा, ये है सौरभ शर्मा। मेरे 100 सवालों के जवाब के साथ लोकायुक्त की टीम तैयार थी। सामने सौरभ शर्मा था और फिर एक के बाद एक उन बातों का जवाब सौरभ से लिया गया जिसमें उसकी काली संपत्ति और दौलत के राज छिपे हुए थे। भोपाल कोर्ट में सौरभ के वकील राकेश पराशर ने उसके सरेंडर को लेकर आवेदन दिया था। कोर्ट ने सौरभ की केस डायरी लोकायुक्त से मांगी थी, लेकिन इससे पहले सौरभ शर्मा कोर्ट में पेश होता उसे लोकायुक्त की टीम ने हिरासत में ले लिया। करीब 40 दिनों से सौरभ फरार चल रहा था और अब जब वो लोकायुक्त के शिकंजे में है, सौरभ के वकील राकेश पराशर कई तरह की आशंकाओं को जाहिर कर रहे हैं। अभी कोर्ट के अंदर उसको लेके आए थे लोकायुक्त पुलिस, जिसको हमने आसाम में जाने गिरफ्तारी बताई, तो उन्होंने 4 तारीख तक का रिमांड मांगा ये कहकर कि इनसे कुछ हमको संपत्ति के कागज जब्त करना है, इंक्वायरी करना है, इसलिए हमको दिया जाए समय। हमने इसका विरोध किया। जब इससे कोई जब्ती होना ही नहीं है, जब्त हो चुका जो होना था, घर पर छापा डाल के कागज ले गए, दस्तावेज ले गए, अब किस बात का ले। फिर भी उन्होंने कहा कि अभी और इकट्ठा करना है हमको, क्योंकि सौरभ की गैर मौजूदगी में छापा डाला था। अब उसको ले गए हैं, वो उससे पूछताछ करेंगे, 4 तारीख फिर लाएंगे, उसमें क्या। हाँ, 17 दिसंबर 2024 को सौरभ के घर पर जब लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा था तो उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि सौरभ के घर से उन्हें अकूत संपत्ति और दौलत मिल जाएगी। सौरभ ने सोमवार को सरेंडर करने की अर्जी डाली थी, लेकिन इससे पहले वो सरेंडर कर पाता उसे लोकायुक्त ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद लोकायुक्त की टीम ने सौरभ को कोर्ट में भी पेश किया। सौरभ लोकायुक्त के शिकंजे में है। तो इतना तय है कि अब सौरभ की मुश्किलें कम होने वाली नहीं। वजह है सौरभ शर्मा का करीबी चेतन सिंह गौर भी सरकारी गवाह बन चुका है। ये वही चेतन सिंह है जिसकी कार में से 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मिला था, जिसका कनेक्शन भी सौरभ शर्मा से जुड़ा था। ऐसे में इतना तय है कि लोकायुक्त सौरभ के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ आगे की कार्रवाई करेगा। हालांकि सौरभ के वकील इसे लोकायुक्त की बड़ी साजिश बता रहे हैं। उसकी सुरक्षा का सवाल था, तो पुलिस उसको बड़ा सुरक्षित तरीके से लाई है। इससे हमको लगता है कि वो सुरक्षा दी गई है। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से? अभी तो सेटिस्फाइड, लेकिन खतरा हो सकता है, खतरा भाप सकती है अपन, खतरा जी थोड़ी कि खतरा नहीं होगा जी। अभी संतुष्ट कैसे हो जाएंगे जब तक वो सुरक्षित हमारे पास नहीं आ जाएगा। सौरभ शर्मा मामले में एक अन्य आरोपी शरद जायसवाल भी लोकायुक्त कार्यालय पहुंचा। उसने अपने आप को बेकसूर बताया। शरद ने कहा कि उसके पास जो संपत्ति है उसके दस्तावेज है। वहीं उसने ये भी कहा कि उसका सौरभ और चेतन से कोई संबंध नहीं है। सौरभ की पूरी कहानी फिल्मी। सौरभ ने सिपाही से अरबपति बनने का रास्ता गैर कानूनी तरीके से सिर्फ चंद सालों में तय किया था।
पिता की मौत के बाद सौरभ अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी में लगा था, लेकिन कई अधिकारियों और रसूखदारों से नजदीकियां होने के चलते जल्द सौरभ चेक पोस्ट पर नियुक्त हो गया। यहां से शुरू हुआ था सौरभ का वो वसूली वाला सफर, जिसने 7 सालों में उसे धन कुबेर बना दिया। इतना तय है कि सौरभ अब वो राज उगलेगा जो कई चेहरों को बेनकाब करेगा, क्योंकि सौरभ के पास से मिली दौलत ये बताती है कि सौरभ के तार कई ऐसे लोगों से जुड़े थे जो उसे लगातार बचाए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सोना दिया, लोन लिया, लेकिन बैंक के लॉकर में रखा था यही सोना कहीं हो गया गायब। पुलिस जुटी है छानबीन में, गोल्ड चोरी की गुत्थी सुलझाने में। सवाल है बड़ा कि किसने सेफ प्लेस से आखिर कर दिया गहनों पर हाथ साफ। अगर आप भी बैंक के लॉकर में अपने सोने के जेवरात रख ये सोचते हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, तो यह खबर आपको भी खबरदार करने वाली है। जौनपुर के एसबीआई के शाहगंज शाखा में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस को भी हैरान कर रखा है। थाना शाहगंज में एक प्रकरण प्रकाश में आया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाहगंज के बैंक मैनेजर द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके बैंक में कुछ कस्टमर के लॉकर में रखे हुए जेवर थे, जो ज्वेलरी थी, उसमें से जो ज्वेलरी वहाँ रखी गई थी वो ज्वेलरी गायब है। और एक कस्टमर के प्रकरण में ये जांच हुई थी। इसके बाद कुछ अन्य कस्टमर के भी जो लॉकर में रखे हुए ज्वेलरी थे उसके भी गायब होने की सूचना है। शाहगंज शाखा में आम लोग लोन के बदले अपना गोल्ड जमा करते हैं। इसी दौरान एक महिला ने जब अपना पूरा लोन चुका दिया और अपना गोल्ड लेने के लिए वो बैंक पहुंची, तो उसने बैंक मैनेजर से शिकायत की कि उसने जो गोल्ड रखा था वो कम है। मामला संगीन था, लिहाजा एसबीआई की शाहगंज शाखा के मैनेजर ने फौरन पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद पता चला कि सिर्फ इस महिला के साथ ही नहीं बल्कि कई और लोगों के गोल्ड पर भी हाथ साफ किया गया है। बैंक वालों ने ही जो अपनी स्क्रूटनी करते हैं, अपने जो भी उनके प्रोसेस हैं या जो भी उनके अभिलेख हैं, तो उसी में ये उन लोगों को ये बात प्रकाश में आई थी। तो उन्होंने इसकी और गहराई से जांच की तो ये प्रकरण को फाइंड आउट किया गया और फिर जो इसके कस्टमर थे उन्होंने भी इस चीज़ को तस्दीक किया कि उनके ज्वेलरी गायब है। जांच में सामने आया कि गोल्ड लोन में जमा कराए गए गोल्ड से भरे 5 बैग कहीं गायब हैं और 14 बैगों में से कुछ जेवरात गायब हैं। बैंक के लॉकर से जेवरात चोरी होने की तहरीर मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर बैंक कर्मचारियों से पूछताछ करने के साथ साथ बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। ब्रांच मैनेजर ने ही तहरीर दिया है कि कुछ कस्टमर के जो ज्वेलरी यहाँ पर लॉकर में जमा किए गए थे वो ज्वेलरी गायब हो गई है और ये अपराध है, इसलिए इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाए। अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया है। इसमें तत्कालीन जो भी इसके जिम्मेदार लोग होंगे वो इसमें इसके जिम्मेदारी तय की जाएगी। लोगों के लिए लॉकर में रखा उनका गोल्ड उनके बुरे वक्त का सहारा होता है। ऐसे में इस तरह की घटना परेशान करने वाली भी है और उन लोगों को दर्द देने वाली भी है जिन्होंने अपना गोल्ड बैंक में लोन के लिए ये सोच कर रखा है कि बैंक के लॉकर में अगर गोल्ड रखा है तो वो सेफ ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पहले की पत्नी की हत्या, फिर खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस कर रही है अब पड़ताल, एक पति कैसे बन गया हथौड़ा मार शैतान। कत्ल और खुदकुशी के पीछे का आखिर क्या है राज? इस घर में उस रात क्या हुआ था? इस घर में क्यों एक पति शैतान बन गया था?
इस घर में क्यों पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति ने भी आग लगाकर खुद को मौत के घाट उतार दिया था? इन सवालों का जवाब पुलिस भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें रायसेन के बरेली तहसील की हैं, जहां एक घर में लोगों ने धुआं उठता देखा तो हर कोई डर गया। फौरन ही लोग घर की ओर पहुंचे। घर का दरवाजा बंद था, जिसके बाद दरवाजे को तोड़ते हुए आसपास के लोग जब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने वो मंजर देखा जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया। घर के अंदर दर्शन सिंह का जला हुआ शव जमीन पर पड़ा था। पास में ही पत्नी लीलावती का शव भी एक पलंग पर पड़ा था। पुलिस के मुताबिक दर्शन सिंह नाम के शख्स ने अपनी पत्नी लीलावती के सिर पर हथौड़े से हमला करके पहले उसकी हत्या की और उसके बाद दर्शन सिंह ने खुद को भी आग के हवाले कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। दोनों की मौत से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर पर पति और पत्नी अकेले थे। दर्शन सिंह के पिता और छोटा भाई प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए गए थे। दर्शन सिंह ने ऐसा क्यों किया, इसकी पड़ताल जारी है। आसपास के लोगों के मुताबिक दर्शन सिंह नशा करता था और वो मानसिक रूप से भी परेशान चल रहा था। वारदात के समय में कोई और नहीं था। पुलिस के अलावा एफएसएल की टीम ने भी घटना स्थल पर जांच की। पुलिस की जांच में सामने आया कि दर्शन सिंह ने मरने से पहले अपने भांजे को फोन किया था। उसने अपने एटीएम का पासवर्ड भी भांजी को बताया था। पुलिस मान रही है कि दर्शन ने वारदात की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। हालांकि सवाल यही है कि अगर दर्शन सिंह ने पत्नी की हत्या करने का फैसला कर ही लिया था तो उसने खुद को आग क्यों लगाई? सवाल कई हैं और जवाब खोजने के लिए पुलिस जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो 7 दिनों से थी लापता और फिर एक नहर में मिला उसका शव। एक शख्स पर उसको बहला फुसला कर ले जाने का है आरोप। एक ऐसा कत्ल जिसने मचा दी सनसनी। नहर में जब एक शव लोगों को दिखाई दिया तो सनसनी फैल गई। शव एक लड़की का था और बेहद खराब हालत में था। फौरन ही गांव के लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और फिर सामने आया वो खुलासा जिसने हर किसी को डरा दिया। शव दरअसल 7 दिन से गायब हुई एक लड़की का था। आरोप है कि लड़की को गांव का ही एक शख्स बहला फुसला कर ले गया था, जिसके बाद नहर में उसका शव मिला। हमारी सिस्टर गायब हो गई थी। हमने एफआईआर भी थाने में जो है नाम दर्ज करवाई थी। तो नरेंद्र कुमार रावत हमारे गांव का ही लड़का रहता है सामने। हमको जब 20 तारीख में रात शाम को पता चला कि हमारी सिस्टर के पास मोबाइल है तो हमने उससे पूछा कि बेटा मोबाइल है तुम्हारे पास? तो पहले तो नहीं बताया। उसके बाद जब डांटा उसको तो उसने बोला था कि हमारे पास मोबाइल है, हमारे गांव का पड़ोस का ही लड़का नरेंद्र कुमार रावत, जिसको उसने बोला था कि हाँ इसी ने दिया है 25 दिसंबर को। उसके बाद हम लोग वो गाँव में 2-4 लोगों को बुलाकर उसके घर पे पास में गए। उससे बोला कि ये गलत है। उससे हमारे साथ गाली गलौज किया और बोला था कि जो तुमको जो करना है वो कर लो। लड़की की हत्या की आशंका जताई जा रही। वहीं लोग पुलिस के ढीले रवैये से भी नाराज हैं। दरअसल लड़की के पिता ने कोतवाली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव में रहने वाला ओम प्रकाश नाम का शख्स लड़की को अपने साथ ले गया था। पुलिस ने 21 जनवरी को एफआईआर दर्ज की थी और मामले की जांच कर रही थी। लेकिन इतने दिनों की जांच के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। प्रेमा मैडम ने जो यहाँ की एसएसआई आई हैं तो उन्होंने बताया कि यहाँ पैतेपुर के पास लाश मिली है। तो तुम लोग चले आओ। तो हम लोग वहाँ गए तो देखा कि हमारी ही सिस्टर है। पैतेपुर के उस पूरब साइड में सैदनपुर का सैफन शायद पड़ता है, वहीं पे मिली थी। यहाँ पे उसके सर पे चोट लगी थी तो हमको लग रहा है कि बच्ची ने उसको मार के उसको नहर में डाल दिया है। एक हफ्ते पहले गायब हुई लड़की को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ढूंढ नहीं पाई। आरोप है कि पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका अंजाम आज सबके सामने है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।